अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पेपर में बहुत आता है, बहुत, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कर सर्कुलर कॉइल। यानी अभी हमने पिछली बार पढ़ा था कि सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे निकालना बड़ा आसान है, बट एट द एक्सिस इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कॉइल। ठीक ठीक। तो ये क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक, और उस कॉइल को, पहले ये डायग्राम अगर किसी के समझ में ध्यान से आ गया तो बाकी सब कुछ तो आराम से हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर है ये ओ, ठीक, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, ठीक, और तुम्हें इस कॉइल में जो करंट चल रहा है वो चल रहा है आई। इस कॉइल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, पहले वो निकालना है पी पर। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। हमें मालूम है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कुलर फॉर्म में। मान लो एक छोटा सा पॉइंट ले लो तुम, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले लिया तुमने, एक आई डी एल, यानी डी एल लंबाई का एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, इसके अंदर तुम्हें आई करंट पता है। इसमें इनफाइनाइट सर्किल्स होंगे ऐसे, बोलो, सर्किल बड़ा होते 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 एक सर्किल यहाँ से होके भी गुजर रहा होगा। बताओ, अब ये जो कॉइल है तो ऐसे खड़ी हुई है, परपेंडिकुलर खड़ी है, तो इससे निकलने वाले जो लाइंस होंगी वो तो सर्कुलरली ऐसे जा रही होगी। बताओ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी इसका मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा होगा, ठीक, मगर पड़ रहा होगा कैसे, परपेंडिकुलर इस लाइन के, यानी कि पीछे को, इस पेज के अंदर को, इस पेज के अंदर को। तो हम कहते हैं कि भाई इसकी वजह से जो है पी पर जो पॉइंट है पी, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पेज के अंदर को है। तो पहले इस पेज के अंदर दिखाने के लिए पहले यहाँ पे एक्स वाई में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है। तो हम तो बात कर रहे हैं एक्स वाई की, यानी कि ये तो वाई एक्सिस हो गई हमारी, ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, इधर को भी एक्स एक्सिस, और वो है जेड में, यानी वो पेज के अंदर है। तो हमें ये दिखानी पड़ेगी कि हम ये यहाँ वाई में नहीं है बल्कि कहाँ है, जेड में है। पहले वाई बना के जेड इसलिए बना के दिखाया मैंने तुम्हें। जेड का मतलब इस लाइन को समझ जाओ कि ये लाइन परली तरफ है, पेज में अंदर को जा रही, ये आपस में ऐसे नहीं कट रहे बल्कि ये ऐसे और ऐसे कट रहे, ऊपर नहीं लाइन जा रही। तो अब यहाँ से हमने क्या कहा कि भाई जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो जेड एक्सिस में बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बनता है ऐसे, ठीक। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, आई डी एल का मैग्नेटिक फील्ड पी पर जा रहा है इस तरह से, ठीक। तो हमने कहा ये डी बी हो गया भाई। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बोल लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। हम कहेंगे भाई देखो, यहाँ पर जो है क्या होगा, डी बी के दो क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे। डी बी के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो। एक तो होता है हमेशा एंगल के साथ वाला, दैट इज़ डी बी कॉस थीटा, एक होता है इधर वाला, दैट इज़ डी बी साइन थीटा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से भी क्या होगा, आई डी एल लेंगे, और आई डी एल जो है वो क्या होगा, ऐसे जाएगा यूँ करके और यूँ करके, दैट इज़ डी बी। यहाँ पर एंगल क्या होगा, थीटा, अगर यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। तो डी बी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर को कितना हो गया, डी बी कॉस थीटा, और एक डी बी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई कंपोनेंट था तो रिंग है, तो रिंग के तो हर पॉइंट पे होगा, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट भी कोई पॉइंट रियल होगा, उसके भी हमने बना दिए। अब हमें ये दिखाई दे रहा साफ साफ कि जो डी बी कॉस थीटा है वो यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ भी है। इसका मतलब हर आइडियल से जो डी बी कॉस थीटा बनेगा उसका एक अगेंस्ट में डी बी कॉस थीटा मौजूद होगा, और वे सारे कंपोनेंट जो हैं डी बी के सारे दो कंपोनेंट बनते हैं, एक डी बी कॉस थीटा, एक डी बी साइन थीटा। सारे डी बी साइन थीटा जाएंगे एक लाइन में एक साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सारे डी बी कॉस थीटा जाएंगे ऊपर नीचे। तो जो डी बी कॉस थीटा होंगे वो इस तरीके से दिखाई देंगे तुम्हें,
कि जैसे एक पॉइंट पर अगर ये पॉइंट P है तो इस पर अगर ऐसे एक डी बी कॉस थीटा बना तो इसके अगेंस्ट में भी एक डी बी कॉस थीटा बनेगा। बताओ समझ में। अगर इधर एक डी बी कॉस थीटा बना तो एक डी बी कॉस थीटा इधर भी बनेगा। ठीक, अगर इधर बना है तो इधर भी बनेगा, इधर बना है तो इधर भी बनेगा, इधर बना है तो इधर भी बनेगा, यानी हर पॉइंट पर एक अपोजिट डी बी कॉस थीटा बनता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब हर पॉइंट पर एक डी बी कॉस थीटा के अपोजिट में एक डी बी कॉस थीटा है तो ऑल डी बी कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड बाय ईच अदर। अरे बोल लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहीं आ जाओ वापस अपने डायग्राम पर। ये डायग्राम बता रहा हमें कि भाई सारे डी बी कॉस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मगर डी बी साइन थीटा का क्या होगा? अगर एक डी बी साइन थीटा ऐसे है, बोलो, तो दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही, चौथा भी है, सारे एक ही लाइन में है। तो ये क्यों है? हम कह देंगे कि भाई हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल थी, उस सर्कुलर कॉइल की रेडियस मान लो a है, उससे x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर परपेंडिकुलर यानी एक्सिस पर एक पॉइंट P है, और हमने इस कॉइल पर जो है एक पॉइंट लिया छोटा सा, उस पर हमने एक छोटा सा क्या लिया, dl नाम का एक लंबाई ले ली, तो वहाँ पे करंट एलिमेंट बन गया है आइडियल। उसके कारण P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB है। यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये जो है dB के दो कंपोनेंट बनेंगे, dB cos थीटा और dB sin थीटा। इसी तरीके से अपोजिट एंड में भी क्या होगा, एक आइडियल होगा, उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, dB cos थीटा, dB sin थीटा। डायग्राम से पता लग रहा है कि dB cos थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट बीच ईच अदर, ये सारे के सारे दूसरे के अपोजिट होंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, dB sin थीटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई अब यहाँ थ्योरी लिखना शुरू कर रहा है। अच्छा, थ्योरी से पहले एक काम करना, लिखने से पहले जब तुम प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले इस डायग्राम को उतारना, ठीक है? नहीं है डायग्राम दिमाग में छप गया अगर, तो उसके बाद थ्योरी लिखनी आसान होगी। और जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे या घर जाके अगर करोगे तो सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या करना है, डायग्राम बना लेना है, ठीक है? नहीं, क्योंकि फ़ोन से जितना जितना काम करते जा रहे हो, पूरी वीडियो देखने के बाद नोट्स मत बनाना। जितनी वीडियो चलती चली जाती है उतना रोक रोक के नोट्स बनाते चले जाओ। तो ये आ गया समझ में? अब यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ, लेट देयर इज़ ए current carrying circular of radius r, radius a, ठीक है? नहीं है having current कितना, I, P is a point एट डिस्टेंस x, कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। यहाँ देखो ध्यान से, है कि नहीं है? डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है? नहीं है? एट एक्सियल पोजीशन, बोलो कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पर। तो हम कहेंगे कि द मैग्नेटिक, थ्योरी लिखनी बहुत ज़रूरी है, द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू आइडियल इज़ dB, ठीक है? तो हम कह देंगे देन देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, कितने, टू कंपोनेंट्स ऑफ dB। एक होगा dB cos थीटा, dB cos थीटा में क्या होगा, ऑल dB cos थीटा विल बी कैंसिल्ड बाई ईच अदर, ठीक? एक तो सारे के सारे dB cos थीटा क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। दूसरा क्या बनता है, सेकंड वन इज़ dB साइन थीटा, dB साइन थीटा सारे सारे कहाँ एक लाइन में है, तो हम कह देंगे ऑल dB साइन थीटा विल बी एडेड, जुड़ जाएंगे। एडेड को बोलते हैं, अदर नेम ऑफ एड इज़ इंटीग्रेटेड, सब जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सो
नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, एट पी जो बी होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी डीबी साइन थीटा। साइन थीटा। आई बात समझ जी में, सर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि नहीं जी आई? सर। अब देखो, वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, लॉ अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ सेवर्ट लॉ लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से क्या होता है, बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से डी बी बराबर किसके होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आई डी एल डी एल साइन, यहाँ क्या हो जाएगा 90 अपॉन में आर स्क्वायर, जी सर। बोलो। जी सर। तो हम कह देंगे डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, आ गया। अब इसे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो ये क्या होगा, डी बी यानी बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी यानी कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो साइन थीटा है वो तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा ही, वो वाला साइन 90 तो 1 हो गया, मगर दूसरा साइन थीटा तो कंपोनेंट वाला तो है ना यहाँ पे, तो ये आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, एक बार उसी डायग्राम पे आओ और यहाँ इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितने का है, ए का, परपेंडिकुलर कितने का है, ए का, बेस कितने का है, एक्स का, और हाइपोटेनस कितने का है, आर का, और एंगल कहाँ है, थीटा। इस एंगल को एक बार यहाँ बनाओ, इसी ट्राइंगल को एक बार यहाँ बनाओ। इस ट्राइंगल को अगर जो है यहाँ बनाओगे तो तुम्हारे पास इस ट्राइंगल में यहाँ पर ए था, यहाँ एक्स था, और यहाँ आर था, और यहाँ थीटा था। तुम जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा ए अपॉन आर। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। अब ये तो हो जाएगा आर की पावर 3 नीचे, जो कुछ भी डेरिवेशन में है सब बाहर निकाल लो, जो कुछ भी कांस्टेंट है वो क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, अपॉन में 4 पाई भी आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, अपॉन में आर क्यूब भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में कौन बचा, डी एल। फिर मैंने बताया था पिछली बार कि अगर कोई सर्किल है और उसकी छोटा सा पार्ट डी एल है, तो इसका मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट है। अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इसका मतलब मैं पूरी सरकमफेरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ 2 पाई ए, 2 पाई ए। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, भाई इसकी रेडियस ए है ना सर कोई के, तो आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन में क्या हो गया, आर क्यूब, बोलो भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ए दो बार है ना, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब आप जानते हो कि पाई ए स्क्वायर का मतलब होता है ए, यानी एरिया ऑफ कॉइल। बताओ तो क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब। आ गया समझ में, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ, ठीक, एक्सिस ऑफ कॉइल। हो सकता है कि तुम्हारे पास जो कॉइल है वो तुमने एक टर्न ना लिया हो, 2 लिए हो, तो आई की जगह 2 आई लिखोगे, 3 लिए हो तो क्या लिखोगे, 3 आई, और अगर एन लिए हो तो एन आई। तो हम कह देंगे कि लेट देयर आर एन टर्न्स, ठीक है, इन द कॉइल, ठीक, बल्कि यहाँ पर लिख लो कैपिटल एन टर्न्स हैं कॉइल में, ठीक। देन फार्मूला बन जाएगा बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन में आर क्यूब। बताओ भाई, अच्छा आर क्यूब क्या है, आर स्क्वायर बराबर, अगर तुम उसी ट्राइंगल में चले जाओ वापस इस वाले में,
तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। जी सर। तो तुम आर बराबर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। जी। और अगर तुम्हें लिखना पड़े आर क्यूब तो तुम क्या करोगे कि आर क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जी बी बराबर हो जाएगा ये आर की वैल्यू, आर की क्यूब तो ये हो गई, एंड एन आई ए क्या होता है, एन आई ए होता है एम। एम कहते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल डाइपोल मोमेंटम को, मैग्नेटिक डाइपोल Momentum. मोमेंटम। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 2 एम m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। अगर हैंड टू हैंड नोट आउट कर रहे होंगे तो समझ में आएगा, वरना वीडियो दोबारा हटा के देखनी पड़ेगी और नोट आउट तब करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन नोट आउट करते रहेंगे तो समझ में आएगा, वरना दोबारा फिर तिबारा करनी पड़ेगी। तो ये आ गया समझ में, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ। ठीक। अगर अगर कोइल का, अगर कोइल की रेडियस बिल्कुल ज़ीरो के आसपास हो तो हम क्या करेंगे, इफ़ द रेडियस ऑफ कोइल, रेडियस ऑफ कोइल ए जो है वो बहुत छोटी है किसके मुकाबले, एक्स के। बोल लो भाई, तो हम क्या कर देंगे, ए को छोड़ देंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। x जी। ये आया तुम्हारा क्या, दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। ठीक। इस पूरे डेरिवेशन को 2 पेज का डेरिवेशन है, ध्यान से कर लेना, कम से कम 3 नंबर का पेपर में आएगा। क्वेश्चन भी आएगा तो डायरेक्ट इसके ऊपर आएगा। और अब ये आ गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग कोइल और एक्सियल पॉइंट पर। ठीक।